हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग देखेंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलियज के द्वारा लिखा गया ये डायरी है। तो पार्ट 1 वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख लेंगे। पार्ट 1 में मैंने मलियज का परिचय दे दिया है, मलियज कौन थे और उन्होंने ये लिखा है। तो उनका चित्र भी है वीडियो के थंबनेल पे, आप देख सकते हैं जाके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हंसते मेरा अकेलापन। ये डायरी है, इनके द्वारा लिखा गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो इनको आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। और थोड़ा सा मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों का ये नहीं देखता हूँ कि आप लोग कहाँ तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग आज ये टेस्ट करेंगे। आप लोगों को अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे तो हैं ही, लेकिन मेरे आप कमेंट वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे भी बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछेंगे कि आपको अगर कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कहीं बीच से कोई लाइन नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं पीडीएफ बना के तो दे ही देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है कि किस तरह से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, आपका बहुत दिन से अगर किसी बात का प्रॉब्लम है चैप्टर वाइज, तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। तो अभी हम लोग देखेंगे हंसते मेरे अकेलापन, और मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आराम से आप बुक और पेंसिल लेके तैयार रहेंगे और एक ही बार में पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे। डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेर मैं जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूँ। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। तो एक इम्पोर्टेंट लाइन थी जो मैंने आपको बताया था। ये क्या हुआ था कि उनकी डायरी की जो शुरुआत थी, ये लाइन को आपको अंडरलाइन करना है। अभी भी आप कर सकते हैं, बुक तो आपके पास ही है। तो डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से हो गई थी इनका, जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। मतलब कि इन्होंने डायरी लिखने का शुरुआत कब कर दिया था? 16 ही वर्ष से। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, लेकिन मैं इस पर गौर नहीं कर पाया। तो अभी आप इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। तो यानी कि मलियज ने डायरी लिखना कब शुरू कर दिया था? 16 वर्ष में ही कर दिया था, और अपने मरने तक वो डायरी लिखते ही रहे। 9 अप्रैल 1982 तक वो डायरी लिखते रहे, जब उन्होंने अंतिम सांस ली। मतलब 32 साल तक, 16 साल से शुरू किया लिखना और 32 साल टोटल, यानी 32वें साल तक नहीं, टोटल 32 साल मलियज ने डायरी लिखी है। तो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। डायरी की शुरुआत से लेके 32 साल तक मलियज ने डायरी लिखी, यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से डायरी से लेके लिखी है तक, यहाँ तक आपको याद रखना है, या आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। रानीखेत 14 जुलाई 56 मतलब 1956 रानीखेत जगह का नाम है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। पेड़ गोकी पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज पेड़ों ने मानो उदारतावश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है। मतलब जो पेड़ हैं वो तो पूरे तरह से हरे नहीं है, लेकिन अगल बगल के पेड़ों ने थोड़ी उनको थोड़ा थोड़ा उनको हरा बना दिया है अपने उदात्त और विशाल और प्राणवाह गिरोह में। उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब भी एक भाषा में ही रोते हैं। तो हम आगे देखते हैं, इसका शब्दार्थ वगैरह देख लेते हैं कुछ। सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा, अभी सरसब्ज वर्ड आया था। सरसब्ज मतलब हमेशा हरा भरा रहने वाला। हरिताभा का मतलब होता है हरी चमक। अस्फुट का मतलब होता है दबी दबी, पूरी तरह प्रकट नहीं। एक होता है निस्फुट मतलब फूट पड़ना, प्रकट होना। एक होता है अस्फुट मतलब होता है पूरी तरह जो प्रकट नहीं हो। ऐशवुड मतलब होता है आग से तुरंत न जलने वाली लकड़ी, ऐशवुड उसको बोलते हैं। जर्द होता है पीला, जर्द किसको बोलते हैं? पीला को। चिलक होता है सूख कर फटने की आवाज़ या स्थिति को चिलक बोलते हैं। बेजार होता है परेशान, नहीं कहता है हालत बेजार हो गया, यानी हालत परेशान हो गया। ताब होता है उत्साह। बारजे होता है गैलरी। संपृक्ति होता है जुड़ाव, संपर्क से बना शब्द है संपृक्ति। संपृक्ति किसी चीज़ से संपृक्ति यानी किसी चीज़ से जुड़ाव। आदि स्रोत होता है मूल स्रोत। अप्रस्फुटन मतलब होता है खिलना, फूल का प्रस्फुटन यानी फूल का खिलना। तो अब हम लोग इनका देखते हैं जहाँ से शुरू था। कोहरा है खूब घना और खूब सफ़ेद दृष्टि के विस्तार को बीच ही से कच्चे फीते की तरह काट देता है, किंतु ये ध्वनियाँ इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तकें, यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमाऊँ ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है, या कोने में टिका कर रखी हुई ऐशवुड की छड़ी रह कांपती क्यों है। ऐशवुड मैंने आपको बताया था अभी। नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फरफराते क्यों हैं, जिनमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखानुकृतियाँ स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदाबांदी और हवा। एक कलाकार के लिए निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल सामने बाईं और 11 अदद देवदार हैं, पूरे 11 गिनकर, जैसे एकादश रुद्र। देवदार के वृक्ष हैं, यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, 11 अदद देवदार हैं। ये पूछा जा सकता है, आप गौर नहीं, आपको लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बीच से ही पूछ दिया जाता है। तो कितने देवदार के वृक्ष थे? 11, आपको अंडरलाइन करना है। खामखा ही सोचता हूँ कि वे 10 क्यों ना हुए। खामखा मतलब ऐसे ही बिना मतलब के, वे 10 क्यों ना हुए या 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजरा हूँ यही ख्याल उमड़ती, यानी मैं किस कदर बोर हूँ।
किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेज़ी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेज़ी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी तेज़ी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। मैं संयत हूँ यानी ठंडा, अभी जब बाहर निकलूँगा तब खूब घना और खूब सफ़ेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा और सब ओर छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण वह भविष्य जो फीते की तरह बीच से ही कटा हुआ है इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात ज्ञान गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज़ के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे की ताबीज़ में तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। मतलब ये अभी माहौल बना रहे हैं कहानी लिखने के लिए, डायरी लिखने का एक माहौल बना रहे हैं इस तरह से। और अब इनका दूसरा भाग देखते हैं। 18 जून 1957, तो ये कब का था, ये थोड़ा सा हम डेट देख लेते हैं। रानी खेत में जो इन्होंने लिखा था ये 14 जुलाई 1956 था। ये डायरी का एक भाग था, डायरी तो कंटिन्यूस ये लिखते जा रहे थे। अब उसी डायरी का ये दूसरा भाग है यहाँ से 18 जून 1957। ये डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पढ़ने के लिए है। मैं बोलूँगा तब अंडरलाइन करना है आपको, ठीक। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार देखकर, खेत की मेड़ क्या होती है? खेत की मेड़, खेत के बीच में कौवों और जैसे छोटे कई सारे पक्षी होते हैं जहाँ पे वो बैठते हैं आके, खेत की मेड़ आपने देखा ज़रूर होगा। उस पर बैठी कौवों की कतार देखकर वहाँ पे आके पक्षी और चिड़िया वगैरह बैठते हैं। उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पर चला। जर्द मतलब पीला। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं। अनुभव की तिताई मतलब क्या होता है? अनुभव की तिताई करने का मतलब किसी चीज़ का अगर अनुभव हो चुका है तो अब उसका यूज मतलब कि उस अनुभव का परिपेक्ष करना, उस अनुभव को अपनी ज़िंदगी में उतारना। उसके छिलके उतार फेंके। विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी शान धरता था कितने बेमानी भोंथरे हो उठे हैं, जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर। हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में एक ऐसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई। जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं और ये बाट बखड़ेदार प्रश्न हैं वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। आगे देखते हैं। 4 जुलाई 62, कौसानी, कौसानी जगह का नाम है। आज भी कोई चिट्ठी नहीं। तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। इतना भी ताब नहीं कि डाकघर में जाकर कुछ पूछाऊँ, तब मतलब तलब इतना भी मतलब कि हिम्मत नहीं है कि डाकघर ही जाकर कुछ पूछाऊँ। अजब सी बेचैनी मन में होती है। वो उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। मतलब किसी शब्द के बीच में, जैसे मान लीजिए परिवेश है, परिवेश से अगर हम वो हटा देते हैं वो एक तो ये तो परिश हो जाएगा। तो उसी तरह समझा रहे हैं लेखक कि जिस तरह किसी 4 अक्षर का कोई शब्द है, 4 ही अक्षर नहीं, मतलब एक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे 4 अक्षर का कोई शब्द है उसमें से अगर ये वो हट जाता है, मान लीजिए परिवेश है, तो उस शब्द का तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वही लेखक यहाँ बता रहे हैं। ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का, यूं ही पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हरदम झूलता रहने वाला मन जिसमें हर आहट रस में लगती है, हर खटका चौंका जाता है, अटखेलियाँ करती हुई हवा कन्फूसियाँ भी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। 5 जुलाई 62, फिर से कौसानी में ही। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। प्रायः वे और मैं एक ही समय शाम को वहाँ अखबार देखने पहुँचते थे। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे। बरबस ध्यान खींचा। परिचय पूछा, बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था। यहाँ पे याद, इसको आप अंडरलाइन करिए। जिनसे इन्होंने पूछा परिचय वो बलभद्र ठाकुर थे। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी, तो यहाँ भी अंडरलाइन करना है। शमशेर जी की उनकी कौन, बलभद्र ठाकुर की किताब थी, कहाँ देखा था इन्होंने? शमशेर जी के यहाँ। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्मश्लाघा के मूड में उतर आए। आत्मश्लाघा क्या होता है देखना होगा इसका वर्ड थोड़ा सा, 1 मिनट। आत्मश्लाघा का अर्थ नहीं दिया, मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा इसका अर्थ। तो अभी आप इसको गोल करके रखिए, मैं बताऊंगा इसका अर्थ आपको। तो यहाँ पे है, उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ। किसी बड़े ओहदे मतलब ऊंचे पद पर व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांग कर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं। आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे, सुनकर रस आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनके आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। ठिगना गठा हुआ शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने। 7 बज रहे थे, खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लगाई थी, अतः विदा ली। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश। यानी ये अपने मतलब कि जो ये उनके विद्यार्थी थे, उनके यहाँ ये मिलने गए थे उनसे, और उनका एक बुक भी देखे जो बलभद्र ठाकुर थे। परिचय पूछा तो बलभद्र ठाकुर इन्होंने बताया नाम अपना। आगे देखते हैं।
घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी माँ जीवन की कामकाजी महिला, उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया, मतलब उनका स्केच बनाया बूढ़ी माँ का। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा अपनी स्थिति के अनुकूल, और वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमान नवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा, मतलब ये 2-3 दिन रहेंगे उनके यहाँ और फिर चले जाएंगे। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए। बुराइयाँ बल्कि कमजोरियाँ कहना अधिक उचित होगा। ऐसी कि प्यार करने की तबीयत हो। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं। अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। इसलिए वह अखरता नहीं, पर यह नहीं अखरता किसी अंतःस्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है। उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता, चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब कुछ यूं ही चल रहा है, बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। 5 नंबर में देखते हैं अब। 8 जुलाई 62 का ही है ये, कौसानी। कल शाम से रोज़ इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है, इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है। तो ये 5 नंबर में ये कहने का मतलब है कि शाम में इनके पास ये सब चीज़ का वर्णन करते थे, चाहे वो हवा हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, ये सब का वर्णन करते थे। तो वही हवा के बारे में लिखे हैं। एक बहुत प्यारी सी गंध उड़कर मेरे बारजे यानी गैलरी तक, इनके घर के मतलब शुरू में दरवाज़ा होता है ना, वहाँ तक आती है, इतनी कोमल और मीठा से। बारजे का अर्थ होता है गैलरी। तो आगे देखते हैं। 6 नंबर है, दिल्ली 30 अगस्त 1976। तो ये कौसानी थे, आप पहले जगह का नाम अब है दिल्ली। सेब बेचती लड़की, एक लड़की सेब बेच रही थी। उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फाँक काट कर ग्राहक को चखाती। मतलब पहले होता है ना, सेब कोई लेने जाता है तो पहले उसको मतलब खा के चख के देखता है कि कैसा लगता है। तो यही बोलते हैं कि उस लड़की के हाथ में इतना भी जोर नहीं था कि वो चाकू से सेब को काट के ग्राहक को चखा सकती थी। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे ही मीठे थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म में मैं पहले ही जान चुका था। पर वह 7-8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी, या जिसे हाल ही में दुकान संभलवा दी गई थी, यानी हो तो ये भी सकता है कि वो खुद से नहीं बैठी हो, उसको घर वालों ने बैठाया हो कि तुम सेब ही बेचो, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मतलब वो बोल इसलिए रही थी कि ग्राहक को जरा सा भी शक नहीं हो मेरे सौदे मतलब उसके दुकान में जो चीज़ बेच रही है वो उसको सौदा बोलते हैं, तो वो सौदे के बारे में शक की जरा सा गुंजाइश ना देने को आतुर थी। मतलब वो चाहती नहीं थी कि मेरे कोई भी तरह का किसी को शक हो मेरे फल पे या सेब पे। मैंने उसके पतले लगभग झवराए जिसमें उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। मतलब ये 2 लाइन का भाव क्या हुआ, ये 2 लाइन का भाव ये हुआ कि वो लड़की को भी देख रहे थे, उसके चेहरे को, उसके बॉडी को, सबको देख रहे थे और ये सोच रहे थे मन में, ये लड़की तो मतलब उसके आंखों में इस बात की ललक है कि कब, मतलब इच्छा है कि कब मेरा सेब बेच के ख़त्म हो जाएगा, कब ग्राहक मेरा सारा सेब खरीद लेंगे। अब देखते हैं 7वां भाग है, 10 मई 1978। ये डायरी का 7वां भाग है, कहीं कहीं से लिया गया है, डायरी के ही 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग भाग है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं, इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है, भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसीलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। आगे देखते हैं, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता भोगा जाता संसार ही है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है, एक के होने से ही दूसरे का होना है। रचने और भोगने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज़ रचा जाना मतलब बनाया जाना उसको, और भोगा जाना मतलब उसको यूज कर लेना यानी खा लेना। सपोज दैट आपने कोई चीज़ बनाया और उसको खा लिया, बस वही समझिए, कोई चीज़ को बनाना और उसका यूज कर लेना। एक के होने से ही दूसरे का होना, दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं। अब 8वां भाग देखते हैं कहानी का। 11 जून 1978। मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ। जो लिखता हूँ अगर उसमें शब्द अधिक हैं तो अर्थ कर्म, या अगर व्यर्थ अर्थ ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ जाते हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। तटस्थता मतलब तट क्या होता है, किसी भी नदी का तट यानी उसका किनारा। तो तटस्थता मतलब शब्दों और अर्थों के बीच का अंतर। इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं या कि मुश्किल है।
लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है, डायरी लिखना भी। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वो धरती का क्षण होता है। मतलब ये कवि इस भाव से बोल रहे हैं कि जब दो शब्द और अर्थ जो होते हैं, जिस पल वो एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो वह आकाश होता है। मतलब आकाश तो बहुत दूर, बहुत है, अनंत है, उसका तो कोई अंत नहीं है आकाश का। और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह चमक उठती है। उस आकाश में जो उस शब्द और अर्थ की रचना होती है, एक भाव है। कहने का यही मतलब नहीं कि बिजली चमक जाती है, इस भाव को आप समझिए। इसमें बिजली के फूल की तरह वो खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, मतलब शब्द और अर्थ एक साथ एक ही अर्थ निकालते हैं। शब्द और उसके अर्थ, मतलब बोलते के साथ शब्द का अर्थ भी निकल जाए। तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड में बोलता हूँ, जैसे आप समझिए पल। पल का मतलब तो होता है क्या, मोमेंट। अंग्रेजी में मोमेंट होता है क्षण। तो बोलते के साथ इसका अर्थ भी निकल रहा है। तो ये किस रूप में हुआ? ये हुआ कि ये धरती का क्षण होता है और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। और अब आगे देखते हैं, प्रस्फुटन मतलब खिलना। अब 9 नंबर का देखते हैं, 20 जून 78 का सुरक्षा डायरी में भी नहीं। अब 78, यही 78 का हिस्स भी है। वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है एक पल पल की धुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पिसने में और खटने में, बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। 10 नंबर देखते हैं, 9 दिसंबर 1978 का ये लिखा हुआ है। जो कुछ लिखता हुआ सबका सब रचना नहीं होती। ये पृष्ठ तो और भी नहीं। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता, जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे लेके चले। चाहे एक संभावना में वही रचना है, शेष सिर्फ दस्तावेज। लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को। तो आप इसको लिखना है। लेखक ने किसको भोग अनुभव की संज्ञा दी है? तो दस्तावेज को। आपको इसको अंडरलाइन करना है। दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को। करेंसी क्या है? रचना रूपी क्या है? करेंसी है। इसको भी अंडरलाइन करना है। वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है, वह मिट्टी है। बस यहीं तक है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुख बुगाता है। जंगलों से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं है। 11 नंबर देखते हैं अब। 25 जुलाई 1980। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर। घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो, जबकि ये खुद बीमार थे। ये अपने परिवार के बारे में भी सोचते थे कि कहीं उनको भयंकर बीमारी न लग गई हो। और तब मैं क्या करूँगा? उसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा? इलाज की कैसे व्यवस्था करूँगा? सही बात है, ये इतना खर्चा कैसे उठाएंगे? एक तो ये खुद बीमार है। आपको बताया था मैंने, इनका बचपन में ही एक फेफड़ा काट के निकाल दिया गया था। इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे। एक पत्ते की तरह कांपते हुए होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती है, जब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से घिर जाता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके भी घर से कभी कोई बाहर जाता है और उसको कभी आप अगर कॉल पे बात कर लेंगे तो ठीक है। उस समय तो कॉल पे बात नहीं होता था, लेकिन अगर आप फ़ोन पे बात कर ली तो चलिए आपके मन को थोड़ी सी मतलब तसल्ली मिल जाएगी। थोड़ा देर के लिए आप ये कर लेंगे क्या कि चलो हाँ वो रास्ते में आ रहा है। थोड़ा देर के लिए आप ये डिफिनिट कर लेंगे कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं फ़ोन उठाए और आपको उसका कॉल भी नहीं लगे तो आपके मन में, वैसे भी आप जानते हैं कि हमारा माइंड जो होता है वो 70% निगेटिव थिंकिंग करता है। वो कि कोई घटना घटी भी नहीं, वो पहले ही हमारा आपका माइंड सोच लेता है। सबके साथ ये होता है, किसी खास आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। 70% हमारा माइंड निगेटिव सोचता है। तो इसलिए मन अजीब तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं समय बीतने का एहसास नसों में धर धर की तरह गूंजने लगता है। प्रतीक्षा का डर। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। यानी कि आदमी अगर टाइम पे घर आ जाता है, उसके आने से पहले तक दिल का धड़कन या फिर शरीर का नस सब अपना जवाब देने लगता है कि नहीं वो क्यों नहीं आ रहा है, कितना टाइम हो गया। अगर आपके घर का कोई आदमी है तो इस तरह का होने लगता है मन में। तो यही वो बता रहे हैं लेखक कि जैसे वो घर पहुंच जाता है तो सारा चीज़ शांत हो जाता है। पार्क में खेलने के बच्चे शाम का अंधेरा घिराने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखने लगते हैं, तब कहाँ गए क्या कुलाहट कोई उत्तर देर तक ना पाकर डर में बदलने लगती है। मतलब अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को पार्क में खेलने के लिए छोड़ दिया और वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए, जैसे आके देखते हैं शाम हो गया, उनका बच्चा पार्क में नहीं है, तब वो कहाँ गए वर्ड जैसे ही अंदर से निकलता है। यहाँ भाव बहुत अच्छा लेखक दे रहे हैं, कहाँ गए जो बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके मन में यही इतना बड़ा जो डर का वर्णन किए, बस उसी डर का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। अब 3 मार्च 1981। अपने को काटता पीटता हुआ ये आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जीजीबिसा जीने की इच्छा, हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये इनकी डायरी ख़त्म होती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको PDF में टेलीग्राम में दे दूँगा। जैसे यहाँ पे धरती का क्षण से क्या आशय? धरती का एक पल,
धरती का एक पल से क्या है, धरती का एक पल कितना बड़ा होता है, धरती पे 24 घंटे का एक दिन होता है, तो एक पल कितना बड़ा हुआ, तो वो मैं आपको PDF में आंसर में बताऊंगा। इसमें सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ व्याकरण शब्द है, जब हम लोग व्याकरण पढ़ाएंगे तो एक एक चैप्टर से जितना भी व्याकरण है सब बनवाएंगे आपसे, तो आप व्याकरण का एक अलग कॉपी बना लेंगे। तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे अगला, आपके पाठ्यपुस्तक का अंतिम कहानी है तिरिच है, वो हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद शिक्षा करके हम लोग अपना हिंदी का 50% कंप्लीट कर लेंगे। ये 50% आपका यानी कि गद्य भाग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे पोएट्री शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।